तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने जीरो ऑर्डर के बारे में स्टडी किया था, जिसको अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं आपको रिकॉल करा दूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्शन ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैंने कहा था कि हम लोग ऐसा मान ले रहे कि इनिशियली कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा इसका, जिसको हम लोगों ने ए नॉट मान लिया। जब कोई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई होगी, कुछ टाइम मतलब जब रिएक्शन हुई तो उस रिएक्शन स्टार्ट होने के कुछ टाइम टी बाद इसमें से कुछ कंसंट्रेशन खत्म होकर के इसका कुछ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बन गया होगा। ये हम लोगों ने ऐसा मान लिया। फिर हम लोगों ने इस पर एक रेट का फॉर्मूला लगाया। अगर क्योंकि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, अब जीरो ऑर्डर की मतलब क्या होगा कि रेट जो इसका होगा वो ये होगा के कंसंट्रेशन की पावर जीरो पर डिपेंडेंट, क्योंकि जीरो ऑर्डर का मतलब कि यहाँ पर किसी कंसंट्रेशन की जो भी पावर आने वाली है वो मैक्सिमम जीरो हो सकती है जीरो ऑर्डर की। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए था। तो अगर अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाते कि R इज इक्वल टू वो माइनस डी ए बाई डी टी वाला कॉन्सेप्ट लगाते, ठीक है, तो ये आपके पास इट इज इक्वल टू सीधे सीधे के, बिकॉज आर का वैल्यू यही तो के इक्वल ही तो है ये। तो अगर आप इसको इसकी इक्वल कर देते, अच्छा डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, फाइनली कंसंट्रेशन इतना हो गया, इनिशियली इतना था। तो आप इसमें अगर सब्ट्रैक्ट कर देते इनिशियल कंसंट्रेशन में से फाइनल कंसंट्रेशन को, तो आपके पास ये देखो, ये इससे ये कैंसिल हो जाता, माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस। तो ये लास्ट क्लास में आपने यहाँ तक कर लिया था, क्या कर लिया था कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के, और बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हमारे पास आ गया था डी एक्स इक्वल टू के डी टी। यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। अब हम लोग इसी को आगे एनालाइज कर रहे हैं, इसी इसी चीज को कि dx इक्वल टू के डी टी जो आया हुआ है इसका हम लोग करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन पर क्या होगा, देखो dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू के डी टी, इस पूरे का इंटीग्रेशन। जब प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक्स की बात चल रही है, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं इनिशियली तो वो बने ही नहीं होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, जब टाइम का वैल्यू था जीरो, तब प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना था, वो जीरो ही था। बट आफ्टर टाइम टी प्रोडक्ट का कुछ कंसंट्रेशन फॉर्म हुआ एक्स, तो ये हमारे पास लिमिट लग गई इसकी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में मतलब इस चैप्टर को जब मैंने इनिशिएट किया था, तभी मैंने आपको कुछ बातें बता दी थी कि dx का इंटीग्रेशन बच्चों याद रखना कि इसका इंटीग्रेशन होता है x, और इसकी जो लिमिट चल रही है वो कितनी चल रही है, जीरो से लेकर के x तक, इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म का हम लोग मतलब कि देखेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t होगा। भाई dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t। इस पर भी एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है एक बार हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि इस x के प्लेस पर एक बार x ही रखेंगे, माइनस जीरो, इट इज इक्वल टू के, t के प्लेस पर एक बार t माइनस जीरो, तो ये तो इंटीग्रेशन लगा दिया। तो यहां से बेटा आप x इक्वल टू कितना बोल सकते हो, x इक्वल टू के टी, ये आपके पास आ गया। अब आगे ध्यान से समझो, मैं अगर बोलूं इसी में कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, तो आप ये कहोगे कि आफ्टर टाइम टी पर, आफ्टर टाइम टी पर कंसंट्रेशन जो होगा हमारे पास, देखो जिसको मैं एटी बोल दे रहा, एटी क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स, यही था भाई। इनिशियली रिएक्शन में क्या था, इनिशियली तो ए नॉट था, फिर ये कितना हो गया टाइम टी पर, ए नॉट माइनस एक्स, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, इसकी जगह में लिख दे रहा है ए नॉट माइनस एक्स। तो ये आपके पास एक्स का जो वैल्यू आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, एक्स का वैल्यू आपके पास आया हुआ है के टी, एक्स का वैल्यू कितना आया हुआ है हमारे पास, के इंटू टी, ये आपके पास एटी आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गया आफ्टर टाइम टी, ये कंसंट्रेशन हो जाएगा अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ, रेट कांस्टेंट और टाइम पता पड़ जाए तो, और इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो, तो आफ्टर टाइम टी आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात और, अगर यहां पर गैसियस फेज में रिएक्शन चल रही होती तो आप कंसंट्रेशन के प्लेस पर प्रेशर टर्म का यूज करते, मतलब आप लगाते कि आफ्टर टाइम टी प्रेशर विल बी इनिशियल प्रेशर माइनस के इंटू टी, ये आप लगाते कब, जब रिएक्शन किसमें होती, गैसियस स्टेट में, व्हेन
रिएक्शन इज इन गैसियस स्टेट, तब आप ये लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिल गया कि जीरो ऑर्डर वाले के लिए टाइम टी पर कंसंट्रेशन का एक ये फॉर्मूला मिल गया, अगर आपको रेट कांस्टेंट और टाइम पता है तो। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से मैं अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का पूछूं, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी, प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी, तो आफ्टर टाइम टी हमारे पास प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन था वो कितना था, जिसको मैं बोल दे रहा, चलो मैं इसको नाम दे दे रहा, बीटी नाम दे दे रहा। मैंने इसको क्या नाम दे दिया, मैंने इसको नाम दे दिया, इस टर्म को मैंने क्या नाम दे दिया, बीटी। ठीक है, तो ये बीटी इक्वल टू कितने के, एक्स की इक्वल है, वेयर एक्स इक्वल टू के टी। तो आफ्टर टाइम टी पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, के टी। अब ये डायरेक्टली देखो आपके पास के टी आ गया, मतलब अगर आपको रेट कांस्टेंट और टाइम का वैल्यू पता है तो आफ्टर टाइम टी कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये भी आप निकाल सकते हो। अब मैं एक चीज और बोलता हूं, मैं इसमें दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एक मैं कर रहा हूं लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मतलब किसी सब्सटेंस का अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है तो कितने टाइम बाद वो पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट का पूरा कंसंट्रेशन खत्म हो जाए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं लाइफ टाइम। और एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि अपने कंसंट्रेशन का वो आधा कितने टाइम में खत्म करेगा। जैसे जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी पूरी एज जो है वो 60 ईयर है, तो 30 ईयर उसकी हाफ लाइफ टाइम हो गई, 60 ईयर उसकी फुल लाइफ टाइम हो गया। तो अगर लाइफ टाइम की बात की जाए तो लाइफ टाइम मतलब कि अगर मैं इसमें डायरेक्टली आपसे बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि टाइम इन विच 100% of reaction gets complete। और अगर हाफ लाइफ टाइम की बात बोलूं तो हाफ लाइफ टाइम में क्या बोलूंगा कि टाइम इन विच 50% ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड, जिसमें केवल 50% ही वो कंप्लीट होगा, गेट कंप्लीटेड। तो देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो कंसंट्रेशन की बात करूं मैं, इनिशियली कंसंट्रेशन आपका ए नॉट था, ये तो इनिशियली हो गया। ठीक है, या अगर मैं ऐसे मान लूं कि टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन होगा वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास ए नॉट हो जाएगा। तो सिंस वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ ए टी इज इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो, ए नॉट माइनस के टी, ये पढ़ा है। जहां पर ये टी जो है वो लाइफ टाइम की बात हो रही है, अगर ए टी का वैल्यू मैं कितना रख दूं, 0 रख दूं, तो ए नॉट जो होगा माइनस के टी, यहां से आपके पास टी जो निकल करके आएगा, आप यहां से टी जो निकालोगे वो आएगा ए नॉट बाय के, ये आ जाएगा। ये टी का मतलब किससे है, ये टी का मतलब है लाइफ टाइम से। और अगर मैं इस तरह बोलूं तो इसमें टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन होगा, इसमें जो टाइम टी पर कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना होगा, हाफ खत्म हो गया हो। यानी अगर मैं इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा दूं कि ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी वाला कॉन्सेप्ट जो आपने फॉर्मूला निकाला जीरो ऑर्डर के लिए, तो आपके पास यहां जो टी आएगा वो टी की जगह टी हाफ हो जाएगा, क्योंकि टी कितना हो गया, टी हाफ की बात हो रही है, हाफ लाइफ टाइम। टी हाफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ टाइम। तो ये आपके पास यहां से ए नॉट बाई टू रख दो इक्वल टू इसको ए नॉट रख दो माइनस के इंटू टी हाफ। तो यहां से आपके पास के टी हाफ का जो वैल्यू होगा वो ए नॉट में से ए नॉट बाई टू, एक में से आधा जाएगा, आधा ही बचेगा, तो आपके पास टी हाफ जो आएगा वो आएगा 1/2k इंटू ए नॉट, यानी ए नॉट बाई टू के, ये आ जाएगा आपके पास। ये हाफ लाइफ टाइम आ गया। अगर आपको रेट कांस्टेंट के का वैल्यू पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, और कोई रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो आप पता कर लोगे कि कितने टाइम बाद वो रिएक्शन अपने आधे को कंप्लीट कर लेगा। इसी तरीके से आपको अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, आप डायरेक्टली उसके रेट कांस्टेंट से डिवाइड कर दोगे तो आपको लाइफ टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम बाद वो पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है।
तो ये टाइम के रिगार्डिंग बात हो गई, ठीक है। तो पहले आप इतनी चीजों को नोट कर लो, जिनने शुरू से नहीं किया है तो आप इस पेज को लिख लो, फिर मैं आगे के पेज बढ़ाता जा रहा, लिखता जाए, आप बताते जाना, फिर एक चीज और बताता हूँ इसके बारे में। नोट कर लो तो इन्फॉर्म कर देना। और इस चैप्टर का आज का लेक्चर छोड़ के अभी तक जो लेक्चर हुए हैं सारे अपलोड हो चुके हैं, तो जिस भी बच्चे को चाहिए तो वो क्लास के बाद मुझे मैसेज छोड़ सकता है केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर के लिए, तो सारे उसको मिल जाएंगे। प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि अभी ये चैप्टर होने के बाद जब रिवीजन होगा, IUPAC मैंने कहा है कि इस वीक में आप पूरा रिवाइज कर लो, ताकि मैं नेक्स्ट वीक से आपका आइसोमेरिज्म स्टार्ट करा पाऊँ। IUPAC आइसोमेरिज्म, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर ये आपने मुझसे पढ़ लिया ठीक तरीके से तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद से कर ले जाओगे। मैं बस केवल ओवरव्यू भी दे दूंगा तो भी आप पूरा पढ़ लोगे। प्रॉपर तरीके से पढ़ते चलो, चीजों की नोट्स बनाते चलो, और ताकि रिवीजन में आप नोट्स ना बनाते रहो या किसी के फोटो कॉपी नहीं कराओ। एक चीज अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि नोट्स जो आप खुद से बनाओगे वही बेस्ट होंगे। कोई भी नोट्स की फोटो कॉपी या किसी दूसरे के बने बनाए नोट्स से आप उतने अच्छे से नहीं समझ सकते जो आप खुद से नोट्स लिखोगे, और जब आप उसी चीज को बार बार पढ़ोगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। सर नेक्स्ट पेज।
सर नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए। हो गया नोट सर? देखो एक और पॉइंट अगर मैं इसका समझाऊं आपको, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप 11th क्लास में भी सुन चुके होंगे इस टॉपिक को। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है कि कोई सब्सटेंस अपना कितना परसेंटेज कंप्लीट कर रहा है। जैसे अल्फा का वैल्यू मैंने कहा था कि 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है। अल्फा का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अगर अल्फा 1 है तो यानी 100% वो पूरी तरीके से टूट चुका है, सब्सटेंस खत्म हो चुका है। और अगर 0 है तो अभी वो इनिशियल स्टेट में है, जिसमें से अभी कुछ भी पार्ट नहीं ब्रेक हुआ। जैसे मान लीजिए 10 मोल्स आपने किसी रिएक्शन में लिए, अब वो 10 मोल्स में से अगर 2 ही मोल्स गए, खत्म हुए, तो बचे इसके 8 मोल्स। तो आप कितना परसेंटेज ये डिसोसिएट हुआ, इसका एक तरीका होता है अल्फा निकालने का। तो अल्फा निकालने के लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि कितने मोल्स डिसोसिएट हो चुके हैं, ठीक है, या कितना। अब क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात चल रही है, तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ले लेंगे। और इनिशियली कितने मोल्स थे, इनिशियली हमारे पास कितने मोल्स थे वो हम लोग इधर लिखेंगे, इनिशियल मोल्स। तो इनका जो रेशियो है दैट इज गिव्स यू अल्फा। बट यहाँ पर कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात है, तो इनिशियली जो फॉर्म हुआ है आपके, मतलब मोल्स जो टूटे हैं वो कितने टूटे हैं बेटा, एक्स अपॉन इनिशियली आपने ए नॉट, ये आपने कंसंट्रेशन ले रखा था, इसमें से आपने एक्स अमाउंट खत्म किया और इनिशियली ए नॉट था। इन प्लेस ऑफ एक्स यू कैन राइट अल्फा इक्वल टू के टी अपॉन ए नॉट, क्योंकि एक्स की जगह आपने क्या ड्राइव कर रखा है, दैट इज के टी। तो ये आप तीनों फॉर्मूले नोट कर लो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपसे पूछ ले तो 0 ऑर्डर के लिए बेटा हर एक के लिए आप स्पेशली पढ़ने वाले हो, मतलब
ये जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसके कुछ ग्राफ भी हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, और इसका पूरा काइनेटिक्स तो आपने पूरा समझ ही लिया कि इनिशियली इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो। समटाइम्स कभी कभी इसका डेरिवेशन जो आता है वो हाफ लाइफ टाइम निकालने को, मतलब प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर इज ए नॉट अपॉन केटी, वेयर ए नॉट केटी सब कुछ मेंशन कर देगा, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है जीरो ऑर्डर के लिए, इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए और nth ऑर्डर के लिए, जनरल nth ऑर्डर के लिए भी हम लोग ड्राइव कर लेंगे, और उससे आपके पास कुछ फॉर्मूले, स्पेसिफिक फॉर्मूले बन जाएंगे कि हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर का क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का क्या होगा, nth ऑर्डर का क्या होगा, इनके रेट कांस्टेंट के जो हैं, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, हाफ लाइफ टाइम आपको दे दे, इनिशियल कंसंट्रेशन दे दे और रेट कांस्टेंट पूछ ले, तब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसी फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे। तो जो भी अननोन टर्म होंगे उनमें से कोई एक टर्म तो आपको गायब करेगा, बाकी सारे टर्म्स की वैल्यू आपको दे देगा, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं बनते, अभी न्यूमेरिकल भी आप देखोगे, बट स्पेसिफिक फॉर्मूले याद होने चाहिए हर एक ऑर्डर के लिए, कि अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर के लिए क्या है। देखो मैं आपको कुछ ग्राफ्स बताता हूँ इसके, जैसे आपसे ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं, ग्राफ्स जीरो ऑर्डर के लिए हैं ये सारे, ठीक है। तो मैं काफी सारे ग्राफ्स बना रहा हूं, तो पहले सबके एक्सेस बना लूं। जैसे पहला ये हो गया हमारे पास, तीसरा, मधुर क्या लिख रहे हो अब तुम, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। 6 ग्राफ में इधर पे प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, बिटवीन अलग अलग थिंग्स। जैसे पहला ग्राफ अगर हम लोग बनाए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में, तो आपको पता है कि जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता, तो जो रेट का फिक्स वैल्यू आएगा वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा इस तरीके से, हमारे पास उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन, रेट को कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से इसका जो दूसरा ग्राफ हमारे पास बन सकता है वो बन सकता है रेट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ आपसे पूछ ले, तो रेट और टाइम के लिए भी आप कह सकते हो कि ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, R इक्वल टू के सीधे सीधे फॉर्मूला है, टाइम यहाँ कुछ नहीं आया तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक ग्राफ ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि कंसंट्रेशन आपको दे दे रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि ए नॉट आपको दे दे और कहे कि टाइम के साथ अगर बनाओ, तो मुझे पता है कि ये हमारे पास मान लो कि किसी ए नॉट टाइम, ए नॉट इसका इनिशियली कंसंट्रेशन कुछ ए नॉट था, फिर धीरे धीरे ये क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। एक आपने फॉर्मूला भी पढ़ा, कौन सा, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT। तो जैसे जैसे टाइम आप बढ़ाओगे तो AT जो फाइनल, जैसे मान लो इधर पे ए नॉट का वैल्यू आप रख दो 10, ये KT का पहले वैल्यू था 2, फिर आया 3, तो जैसे जैसे ये वैल्यू, ये पूरा पार्ट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, वैसे ही वैसे ये फाइनल AT कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये डिक्रीज में जाएगा, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तीसरा जो ग्राफ इसका बन सकता है, थर्ड ग्राफ, वो आपसे बोल सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर मैं मतलब फोर्थ ग्राफ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर ले लिया जाए और बजट टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो क्या ग्राफ बनेगा इसका, इसका ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग वाला। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारे पास x इक्वल टू क्या है, सीधे सीधे KT, भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक इसमें ग्राफ किसका बन सकता है, देखो एक ग्राफ आपसे ये भी पूछ सकता है T हाफ, यानी कि हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, तो इसका भी अगर मैं आपको फॉर्मूला बना करके दूं, T हाफ इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, वो है 1/2 A नॉट बाय K। तो T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट बाय K ना, तो इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन इसका भी ग्राफ चलता जाएगा। और अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस अल्फा के बीच में जो ग्राफ बनेगा,
अल्फा का जो अभी अभी आपने फॉर्मूला निकाला उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊं अल्फा इज इक्वल टू के टी वाले से, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही जाएगा क्योंकि अल्फा का जो फॉर्मूला क्या था, अल्फा इज इक्वल टू था के टी बाई ए नॉट, तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे अल्फा बढ़ता जाएगा। तो ये 6 तरह के ग्राफ देखो, केमिस्ट्री में हमारे पास मोस्टली ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन या फिर आपके पास वो पैराबोलिक वाले ग्राफ आते हैं, ठीक है। मतलब एक एक इस तरह वाले या ऐसे बढ़ने वाले या नीचे डाउनवर्ड जाने वाले या अपवर्ड जाने वाले। तो अगर आप इन कुछ इन रिलेशन से अगर आप निकालना सीख जाओ तो आपको ये सब ग्राफ मुझे बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में आता है कि भाई कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट ही नहीं है रेट, तो फिर हमारे पास सीधे सीधे बस रेट तो चलता जाएगा एक कांस्टेंट, कंसंट्रेशन बढ़ता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट पे। रेट टाइम पर इंडिपेंडेंट है तो ये ग्राफ बनेगा। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और टाइम, भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखो इसके अकॉर्डिंग तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एटी का वैल्यू कम होता जाएगा। तो यानी कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, समय के साथ वो कम होता जा रहा है, तो ग्राफ डिक्रीजिंग कर जाएगा। तो अगर ये बेसिक बात है अगर आप ध्यान से समझ लो ना, तो आपको कोई भी ग्राफ को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके फॉर्मूले को याद रखो बस, और उस फॉर्मूले के बेसिस पे आप ग्राफ बना सकते हो। मुझे ये इतने सारे ग्राफ इसलिए बनवाना पड़ रहे क्योंकि वो किसी के भी बीच में ग्राफ पूछ सकता है, और आप में से पता नहीं कौन इन सब चीजों को समझ भी पाया या नहीं समझ पाया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अभी तक अगर जिसको क्लियर नहीं है उनके लिए 5-5 6 ग्राफ बनाना पड़ता है। नोट करो फिर मैं आगे बता रहा है उसमें। सर सर हाँ फोर्थ बेटा। वाले में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम ग्राफ होगा ना, डाउन में भी प्रोडक्ट लिखा है। अच्छा अच्छा हाँ, या टाइम वर्ड कर देना।
बन गए ये सारे? जल्दी बनाओ। यस सर, बना लिया। देखो कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिख लो आप, कुछ इसके एग्जाम्पल्स। जैसे पहला आप पॉइंट लिख सकते हो कि जो एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन होती है, बायो वाले बच्चों को पता होगा एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। एंजाइम वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है उसमें अलग अलग तरह के एंजाइम बनते हैं। तो वो सारे जो एग्जाम्पल हैं ये जीरो ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। अगर हम लोग अपने केमिस्ट्री में बात करें तो जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन जो भी होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, वो सारी रिएक्शन मोस्टली फॉलो करती हैं जीरो ऑर्डर को। जैसे कि ये हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन का ऐड होना, क्लोरीनेशन जो होता है, ठीक है, जो हम लोग जिसको हेलोजिनेशन बोलते हैं, तो ये भी हमारे पास बेटा जीरो ऑर्डर को ही फॉलो करते हैं। मतलब कि इनको H2Cl2 के कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता। या फिर हमारे पास जो गैसेस का डिसोसिएशन होता है किसी सॉलिड सरफेस पर, जब आप कोई हाई प्रेशर उस गैस पर अप्लाई करते हो, तो ये भी जीरो ऑर्डर के ही अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख दे रहा कि डिसोसिएशन ऑफ गैसेस, dissociation of gases on solid surface at very high pressure, on solid surface at very high pressure। हाई प्रेशर पर जो हमारे पास, जैसे एग्जांपल में दे सकता हूं अमोनिया, फॉस्फीन, ये गैसेस को अगर आप काफी हाई प्रेशर पर डिसोसिएट करो सॉलिड सरफेस पर, तो इनका जो रेट होता है वो इसके प्रेशर से उसका कोई लेना देना नहीं होता कि अमोनिया का कितना प्रेशर रहा या फॉस्फीन का कितना प्रेशर रहा। प्रेशर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गैसियस फेज में रिएक्शन चल रही है, तो इनके कोई प्रेशर लेना देना नहीं होता उसके रेट को, वो रेट तो वही रहेगा, इंडिपेंडेंट चलेगा वो इनके प्रेशर से। तो ये सारे एग्जांपल नोट कर लो। लिख गया? यस सर। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा? सर थोड़ा सा रह गया है। जल्दी करो। हो गया सर। सर जो सॉलिड सरफेस क्या होता है सर? सॉलिड सरफेस जैसे हाँ सुनो, कोई भी आप एक ऐसा सॉलिड सरफेस ले लो, मतलब कि जैसे आयरन से बना हुआ, एल्यूमिनियम से बना हुआ, काफी हाई, काफी अच्छा सॉलिड एक सरफेस ले लो आप, और उस पर हाई प्रेशर के साथ उस गैस को
अप्लाई करो। जैसे अमोनिया गैस आप किसी कंटेनर में भर लो या किसी सिलेंडर में भर लो और उसे हाई प्रेशर के साथ आप उस सरफेस पर डालो, तो वो जो गैस होगी वो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगी। जैसे अमोनिया गैस है, आप उसको हाई प्रेशर के साथ अप्लाई कर दो किसी सॉलिड सरफेस पर, तो इट विल बी ब्रेक्स इनटू देयर कंपोनेंट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये गैस डिसोसिएट हो जाती है। तो इसका जो रेट होगा डिसोसिएशन का, वो उसके कितने प्रेशर आप चाहे चेंज करो कितना भी, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। वो तो अपने इंडिविजुअली जिस टाइम के अकॉर्डिंग टूट रहा होगा उसी टाइम पर उतनी पार्ट आपको मिलने वाले हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। मान लो 1 सेकेंड में उसने 1 मिलियन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के पार्टिकल तोड़े, ये उसकी स्पीड है कि 1 सेकेंड में वो 1 मिलियन पार्टिकल में टूट जा रहा है। नाइट्रोजन के, अमोनिया के 1 मिलियन जो मॉलिक्यूल है